Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. सो गाइस स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज यूजली जो हम डेली कर रहे हैं आपके पेपर 1 की यूनिट 9, जिसको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है, लोक विकास और पर्यावरण। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है वो आपके 2 पेपर्स पे कंडक्ट होते हैं, यानी कि वहाँ पर 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो आपका जनरल पेपर होता है और वो सभी को देना कंपलसरी रहता है, मैं बार बार बताती हूँ। तो हम यहाँ पर पेपर 1 पर फोकस कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो सभी के लिए सेम है। ये सब्जेक्ट स्पेसिफाइड तो अपना सब्जेक्ट वाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 50 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, यानी कि आपका 100 मार्क्स का जो है वो यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है। तो आपको ट्राई करना है कि आप यहाँ से 90 मार्क्स लेकर जाइए। बिल्कुल अपना टारगेट बनाकर चलिए कि आपको इस 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स एट एनी कॉस्ट लेने हैं। और उसके बाद आप 200 में से अगर 120 से 130 के बीच मार्क्स ले आते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अगर आपका 130 आया, फिर आप इसमें दोनों पेपर्स को जब कंबाइन करोगे तो आपका अप्रॉक्स 210 या 210 टू 220 के बीच जाएगा और इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। तो इतना आप अपना टारगेट लेकर चलिए। तो हम लोग क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस करते रहे हैं। हमने डेटा इंटरप्रिटेशन पर भी क्वेश्चंस डिस्कस किए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस मस्ट रहने वाली है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है और आपको कितनी प्रिपरेशन अभी करनी बाकी है। क्लियर। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो अभी इसके आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा पार्ट 3 है। तो इससे पहले के जो 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो आपने पार्ट नहीं देखी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, हमने आपके यूनिट 10 जो कि है आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम, वहाँ से भी हमने 5 पार्ट्स कवर किए हुए हैं और वहाँ पर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक रहता है, क्योंकि वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपके माइंड का वहाँ पर कोई यूज़ नहीं रहता। हाँ, बात करें अगर हम हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो उन फैक्चुअल क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिए, आपसे उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएंगे उस यूनिट में, ठीक है। और अभी हम उसके और पार्ट्स भी कवर करेंगे, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी बातें हो गई, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और या फिर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूजीसी नेट एग्जाम की बैच प्रिपरेशन के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आपका रिविजन होता जाए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे माइंड से जो है वो ये मिस हो जाती हैं थिंग्स, तो इसलिए ये एक रिवीजन की बेस पे मैं आपको ये क्वेश्चंस को शो कर रही हूँ। और शो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनका थोड़ा ऐसा रहेगा, आप जब बार बार रिवीजन करते रहोगे तो ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगी चीज़ें, फिर आपको इस यूनिट को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यूनिट बहुत ज़्यादा इजी रहती है, ठीक है। हाँ, इसका जो यूनिट वाइड बहुत है क्योंकि इसके एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो आप इसमें सभी कुछ पढ़ते हो, जो कुछ भी आपके आसपास घटित होता है, एवरीथिंग, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो आपका इकोसिस्टम हो, इकोलॉजी हो, ठीक है, आपकी माउंटेन्स हों, आपकी पीक्स हों, तो ये सभी इसके अंतर्गत आता है, डिजीज़ेज़ हों, तो इसलिए ये थोड़ा वाइड रहता है। बट अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी फील होता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हुआ था इसलिए मैं इसको करेक्ट करती हूँ यहाँ पे। अगर पूछा जाए कि किस स्तर की ध्वनि खतरनाक ध्वनि मानी जाती है, तो वहाँ आपको बताया गया था 35 से 60, लेकिन गलती से हो गया था। बाद में जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे एकदम से याद आया कि यहाँ पर 35 to 60 डेसिबल नहीं होगा, बल्कि आपका 120 डेसिबल से अधिक की अगर ध्वनि होगी तो वो आपका खतरनाक ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, बाकी आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक
इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी कि सबसे अधिक स्वच्छ जल किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक स्वच्छ जल की अगर हम बात करें तो ये आपका पोलर हिम और ग्लेशियर, यहाँ से जो जल आता है ये सबसे ज़्यादा स्वच्छ होता है इन कंपैरिजन टू दोज। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चंस आपके गलत थे। आप लोगों ने भी कमेंट करके बताया नहीं, और बट ये था कि आपको ये शो कर रहे थे तो कल चला गया था माइंड की ये क्वेश्चन आंसर आपको गलत बताए गए हैं, बट विदाउट क्लैरिफिकेशन मैंने सोचा अभी डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए आज डिस्कस किया। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके ठीक थे और इजी भी थे। आप अपना रिवीजन करते चलिए। गरीबों की लकड़ी बांस को कहा जाता है। स्वच्छ जल के भूगर्भीय स्रोत में आपका यहाँ पर सतही जल आता है, और सॉरी कोई नहीं आता, सतही जल नहीं आता। ठीक है, ये तो हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस चेक करते चलिए अपना। एक कथन हमने लास्ट में पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में। ठीक है, तो उस कथन की अगर मैं बात करूँ तो वो कथन क्या था, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उसके आगे से हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। कर लिया, थैंक्स। यस 10 पर्यावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है ये किसने कहा था, तो ये आपके फिटिंग ने कहा था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो हमारे सेशन का आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्खनन की अगर मैं बात करूँ तो उत्खनन का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है उसमें क्या होता है कि आपकी वन संपदा नष्ट हो जाती है, या फिर आपके वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, या फिर आपके ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, या फिर उनमें से ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो अगर हम उत्खनन की बात करें तो उत्खनन में आपका वन संपदा जो होती है ये नष्ट हो जाती है। क्लियर, क्या होता है, उत्खनन में आपकी वन संपदा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकीकरण इन द सेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इसके इफेक्ट आपको बताना है एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, आपका एयर पॉल्यूशन में इंक्रीमेंट होता है, या फिर नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता है, या फिर वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, या फिर ये सभी प्रदूषणों को बढ़ाता है। तो औद्योगिकीकरण की अगर मैं बात करूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए इंडस्ट्रीज अगर कहीं लगी है तो वहाँ से आपका वेस्ट वाटर निकल रहा होगा। ठीक है, वहाँ से आपका स्मोक भी निकल रहा होगा। वहाँ पर जो मशीन्स चल रही होंगी उनकी वजह से आपका नॉइज़ भी क्रिएट हो रहा होगा। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये तीनों ही पॉल्यूशंस में वृद्धि होगी, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है। अक्षय संसाधन की अगर मैं बात करूं कि अक्षय संसाधन क्या होते हैं, तो अक्षय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो जल है, वायु है, सौर ऊर्जा है, खनिज है। तो ये जो है आपके जल, वायु, सौर ऊर्जा, ये हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं। ये हमारे बहुत पुराने टाइम से, ये हम जब से हम लोग का अस्तित्व हुआ है तब से ये जल, वायु और सौर ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं और पाए जाएंगे। लेकिन मैं बात करूं अगर खनिज की, जो कि आपका मिनरल्स होता है, तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये आपके फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स आगे हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यही है अक्षय संसाधन, इनमें से ये खनिज ही नहीं है। ठीक है।
पानी का हम ये मतलब जैसे आप जल है, आप वेस्टेज इतना ज़्यादा हो रहा है तो लेवल कम हो सकता है, बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन कह दो कि ख़त्म हो जाएगा पानी, तो ऐसा नहीं होगा, वाटर ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। वायु, एयर पोल्यूटेड रहेगी, बट ये हो सकता है कि हार्मफुल गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए, बट स्टिल एयर रहेगी, ठीक है। और आपका सन तो है ही यूनिवर्सल पार, तो वो तो रहनी है, ठीक है। आ जाइए, पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो पानी का सर्वाधिक उपयोग किस काम के लिए आप करते हो? सबसे ज़्यादा पीने में यूज़ होता है, खेती में यूज़ होता है, या फिर इंडस्ट्री में यूज़ होता है? तो पानी की अगर मैं बात करूँ तो सबके आप कितना पानी पी लोगे? दिन में 10 ग्लास वाटर पी लेगा पर पर्सन, इससे ज़्यादा पी सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर है, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हैं। इरिगेशन के लिए वाटर यूज़ होता है आपके, ठीक है। जब आप क्रॉप्स लगाते हैं तो इरिगेशन, ये जो प्रोसेस होती है, इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे ज़्यादा पानी अगर यूज़ होता है तो वो आपका खेती में होता है, एग्रीकल्चर में होता है। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि आपके अब जो ये मिनरल मटेरियल होता है, ये किन धातुओं से मिलकर बनते हैं, किन रॉ मेटल्स से मिलकर बनते हैं? तो यहाँ पर ये आपके मिनरल मेटल से ही मिलकर बनते हैं, अयस्क से बनते हैं, शैल चूर्ण से बनते हैं, जो भी चट्टानें होती हैं उनका जो पाउडर होता है, ठीक है, जब वो टूटते हैं उससे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होती हैं आपकी अयस्क से मिलकर बनती हैं। अयस्क की अगर मैं बात करूँ उसको इंग्लिश में ओर कहा जाता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अब इनमें आपका मैग्नीशियम हो गया, जिप्सम हो गया, मैंगनीज हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो इनमें से कौन आपका नॉन मेटालिक मिनरल है? मैग्नीशियम है, जिप्सम है, या मैंगनीज है, या फिर बॉक्साइट है? तो देखिए, बॉक्साइट ये आपका मेटालिक है, मैग्नीशियम बिल्कुल मेटालिक है, और मैंगनीज भी मेटालिक है। बट ये जो जिप्सम है ये आपका नॉन मेटालिक मिनरल है। वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो जब आपका जो फॉरेस्ट है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसको इनमें से कौन अफेक्ट करता है? ठीक है, तो देखिए, टेम्परेचर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आपके फॉरेस्ट के डेवलपमेंट में। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आपके आसपास के जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को गिराना शुरू कर देते हैं, या फिर उनकी लीव्स जो है वो आपकी येलोइश हो जाती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मुरझा सी जाती हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा तो भी फॉरेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा तब भी नहीं। तो टेम्परेचर का मॉडरेट रहना यहाँ पर इसेंशियल है अगर हमें अपने ट्रीज़ को फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कराना है तो ये भी इफेक्ट डालेगा। दूसरा, वाटर तो है ही एक इसेंशियल, आप कह सकते हो, रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर वाटर नहीं मिलेगा ट्रीज़ को तो ट्रीज़ ग्रो नहीं कर सकते, तो ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, टेम्परेचर, वाटर। अब जब आप प्रोसेस होती है आपके प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की, तो इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना खाना बनाते हैं। अगर आपको खाना ना मिले तो कैन यू सर्वाइव? नो। तो सिमिलरली अगर प्लांट्स को भी खाना नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट करने के लिए इनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके टेम्परेचर के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और दूसरा आपका मिट्टी, बिल्कुल वही सही बात है। प्लांट्स अगर आप लगा रहे हो तो कहाँ लगेंगे, किस पे लगा लोगे प्लांट्स को? ऐसे ही सीमेंट में लगा लोगे, ग्रो करेगा क्या? नहीं करेगा ना। प्लांट को ग्रो कराने के लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप डिफॉरेस्टेशन जिस गति से करते हैं, उस डिफॉरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है कि सॉइल इरोड होती है, ठीक है। तो सॉइल इरोजन, जो भूस्खलन होता है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे जो जंगल हैं उनका जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये तीनों ही आपके कारक हैं जो कि आपके वनों के विकास को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कांटेदार वृक्ष एवं कटीली झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति है? तो वनस्पति की अगर मैं बात करूँ उसको इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेशन।
जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं ये उनके लिए है, क्योंकि एकदम से डर जाए क्या है वनस्पति। तो वनस्पति जो है वो आपका वेजिटेशन होता है, यानी कि जो भी आपकी प्लांट रिलेटेड संपदा होती है, दैट इज कॉल्ड दी वेजिटेशन, पेड़ पौधे। ठीक है, तो जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, ऐसे पेड़ जिनमें कांटे होते हैं या फिर जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, ये किस प्रकार की वनस्पति होती है? मरूदविद, वोरियल, जलोदविद, मानसूनी। तो देखिए मानसूनी नहीं होती। जलोदविद जो वाटर में आपको प्लांट से ट्रीज मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, उनमें कांटे वाटे नहीं होते। ठीक है, तो ये भी नहीं है आपका। बोरियल भी नहीं है। कांटेदार वृक्ष और कटीली झाड़ियाँ आपको डेजर्ट रीजन में दिखाई देती हैं, डेजर्ट रीजन में मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके इनको क्या कहा जाता है? ज़ीरोफाइट्स। क्या कहा जाता है? ज़ीरोफाइट्स। तो ये आपको कहाँ मिलते हैं? ये ज़ीरोफाइट्स आपको डेजर्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, कैक्टस हो गया, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस टाइप के जो आपको प्लांट्स वेजिटेशन होती है वो डेजर्ट में देखने को मिलती है। ये जलोदविद जो है इसको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। क्लियर है? आई होप आपको ये आंसर अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। पर्यावरण। पर्यावरण के संबंध में आप बताइए इनमें से कौन सा तथ्य गलत है? जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जो आपका बायोस्फीयर है वो एनवायरनमेंट की अगर स्टडी की बात करें तो उसमें बेसिक यूनिट है। जैव मंडल में भौतिक और जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान होते हैं, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। बिल्कुल अगर हम बात करें अपने एनवायरनमेंट की या फिर अपने बायोस्फीयर की, तो यहाँ पर आपको लिविंग फैक्टर, लिविंग कंपोनेंट के साथ साथ आपको नॉन लिविंग कंपोनेंट भी देखने को मिलते हैं। तो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट आपके बायोस्फीयर में हैं, प्रेजेंट हैं। तीसरा, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जब टूट जाते हैं, टूटने को ही यहाँ पर उनको मृत कहा गया है, ये टूट कर जब गिर जाते हैं अलग तो वो अपघटित कर सकते हैं उसको, या फिर अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो अपघटक जीव तो बिल्कुल सही बात है, अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो तो मृत चीज़ों पर ही डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत बताया है। तो अगर हम बात करें यहाँ से गलत की पर्यावरण के संबंध में, तो जो आपका गलत स्टेटमेंट है तो वो है हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, पर्यावरण के घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे? तो पर्यावरण के घटकों में हम किसको सम्मिलित करेंगे? घटक हम ऑलरेडी बता चुके हैं बार बार, दो हैं आपके, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। तो अब इन सजीव और निर्जीव में कौन कौन से घटक आएंगे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फिजिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, इसलिए वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो में ये बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जल हो गया, वायु, मृदा, तो इनमें से सभी। तो कौन है आपके घटक? तो घटकों की अगर बात करें तो ये सभी हैं, क्योंकि वाटर जो है आपका, वायु है, सॉइल है, ये सब फिजिकल फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये आपके घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है। अब एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेडेट किसकी वजह से, सबसे ज़्यादा डिग्रेडेट जो हो रहा है एनवायरनमेंट वो किसकी वजह से हो रहा है? पशुपालन की वजह से। जो आप पशु पाल रहे हैं, जो कैटल पाल रहे हैं, क्या उनकी वजह से आपका एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है? या फिर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेस जो हो रही है उसकी वजह से एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है? एनवायरनमेंट कैसे बिगड़ रहा है उसकी वजह से? हाँ ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से, जो इरिगेशन वगैरह में जो आप पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ करते हैं, हाँ वो वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट क्या वो पर्यावरण को ख़त्म सबसे ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं? अब भाई एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो आप खाएंगे क्या? देखिए, अगर कोई काम ऐसा है जो आपके लिए हेल्पफुल है तो बिल्कुल सही बात है कि उसके कुछ ना कुछ आपको ड्रॉबैक्स ज़रूर देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे। अगर कुछ चीज़ हमारे को यूज़ में आ रही है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो कहीं ना कहीं वो हमें हार्म भी कर रही होगी। आप मेडिसिन खाते हो, अपनी बीमारी को क्योर करने के लिए, लेकिन अगर आप उसकी मात्रा सही नहीं रखते या फिर आप उसको सही तरीके से नहीं लेते हो तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सेम थिंग है कि ये जो एग्रीकल्चर है, जब ये हमारे को इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि ये हमें ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है, अनाज दे रहा है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं, हमें फूड सोर्सेस यहाँ से मिल रहे हैं, तो ये अगर हम इसका ठीक तरह से अगर इसका हम देखभाल नहीं करेंगे, इसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो वही है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है क्योंकि हम लोग तो इस फसल को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ही नहीं रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करें हम, ठीक है, तो यहाँ पर हमें मैनेजमेंट करना है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये पर्यावरण को बिगाड़ रहा है। तो पशुपालन भी हमारे पर्यावरण को नहीं बिगाड़ रहा, कृषि भी नहीं बिगाड़ रहा, बिगाड़ क्या रहा है हमारी आदतें। पशुपालन हम कर रहे हैं और ले जाके अपने एनिमल्स जो कैटल्स हैं उनको रिवर में बात करा रहे हैं, तो ये पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उनका पालना नहीं कर रहा, क्योंकि भैया उनसे भी तो हमें फूड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आप मिल्क ले रहे हो, आप बटर ले रहे हो, आपका कर्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये सब आपको एनिमल्स से ही तो मिल रहा है, तो ये भी तो यूज़फुल ही है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं बिगाड़ रहे हैं हमारे पर्यावरण को। दूसरा, परिवहन, हम ये भी नहीं कह सकते कि पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ने की बात करें तो परिवहन सबसे ज़्यादा बिगाड़ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट पड़ रहा है किसी चीज़ का एनवायरनमेंट पे तो वो है आपके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रही है। इंडस्ट्रीज़ लगाना गलत नहीं है, ये अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी तो भी आपकी अर्निंग का जो है वो सोर्स क्या रहेगा, वो तो ठीक है, बट यहाँ पर भी मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। जो भी आपका वेस्ट वाटर होता है, उस वेस्ट वाटर को कभी कभी विदाउट ट्रीटमेंट डिस्पोज कर दिया जाता है। दैट कॉजेज द वेरी हार्म टू आवर एनवायरनमेंट। स्मोक जो है उसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, उस स्मोक को ट्रीट करके जो है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए, ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है। इस वजह से जो आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण और स्वास्थ्य की व्याख्या करने हेतु भूगोल की किस शाखा को विकसित किया गया है? तो अगर हम आपके पर्यावरण और स्वास्थ्य की व्याख्या करने के लिए बताएं तो भूगोल की किस शाखा को व्यवस्थित किया है? अव्यवहारिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मानववादी भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चिकित्सा भूगोल। क्योंकि चिकित्सा भूगोल के वही है ना, पर्यावरण और स्वास्थ्य की व्याख्या कौन कर रहा है? आपके चिकित्सा भूगोल करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।